इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स यूज न किए जाते हो। कारपेंटर का फेवरेट फेविकोल हो या फिर हमारा और आपका पसंदीदा फेविक्विक। लेकिन क्या आपको पता है, इस इनोवेटिव ब्रांड को शुरू किया था एक चपरासी ने, नाम है बलवंत पारेख। अब वैसे तो आज के टाइम पर इस कंपनी का कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर ही नहीं है, लेकिन जब इस कंपनी ने फेविकोल जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तब कोई भी इसे खरीदने तक को तैयार नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पिडिलाइट ने न सिर्फ चीजों को जोड़ा बल्कि हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। आज के इस इंस्पायरिंग जर्नी में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, फेविकोल की जर्नी स्टार्ट होती है 1925 से, जब गुजरात के एक छोटे से गांव महुआ में बलवंत कल्याणजी पारेख का जन्म हुआ था। इनके दादाजी एक मजिस्ट्रेट थे और उन्हीं से ही इंस्पायर होकर बलवंत पारेख ने भी लॉ की पढ़ाई करने की सोची। और फिर शुरुआती एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन दोस्तों, ये वो टाइम था जब देश पर ब्रिटिश रूल था और हर तरफ लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, जिसकी वजह से हर देशभक्त के खून में आजादी की लहर दौड़ने लगी। और फिर बलवंत पारेख भी इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने जैसे ही सुना कि महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने गांव वापस आ गए और इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। लेकिन करीब 1 साल बाद उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर वो किसी हायर पोजीशन पर होंगे तो फिर अपने लोगों के लिए ज्यादा काम आ पाएंगे। और फिर इसी सोच के साथ बलवंत पारेख मुंबई वापस आए और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी कांताबेन से हो गई और फिर शादी के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए उन्होंने कई सारे छोटे मोटे जॉब्स किए। लेकिन महीना भर मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलता था उससे घर की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही थी। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसके बाद से कांताबेन को लगने लगा कि शायद अब उनके फैमिली का जीवन पटरी पर आ जाएगा। लेकिन जल्द ही उनका ये सपना भी टूट गया, क्योंकि बलवंत पारेख ने डिसाइड किया कि वो कभी भी वकालत को अपना प्रोफेशन नहीं बनाएंगे। इसकी वजह ये थी कि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें यह समझ आ गया था कि ये प्रोफेशन बिना झूठ के सहारे नहीं चल सकता है और ये उनके वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने दूसरा काम ढूंढना शुरू किया और एक लकड़ी के व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। हालात तो ऐसी हो गई थी कि उन्हें और उनकी वाइफ को उसी लकड़ी के गोदाम में ही रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, लकड़ी के गोदाम में काम करते हुए ही उन्होंने एक मार्केट गैप नोटिस किया, जो कि आगे चलकर उनके बिजनेस की फाउंडेशन बनी। उन्होंने देखा कि वुड इंडस्ट्री में ग्लू की बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल ज्यादातर गोंद इंपोर्टेड होते थे, जो न सिर्फ महंगे थे बल्कि इसकी क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जबकि अगर हम इसके सस्ते अल्टरनेटिव की बात करें तो उस समय लोग चावल या आटे को पकाकर बनाए गए गोंद का इस्तेमाल करते थे। अब ये गोंद पेपर जैसी हल्की चीजों को तो चिपका देता था, लेकिन लकड़ी जैसे भारी सामानों के लिए ये बिल्कुल काम का नहीं था। इसीलिए उस समय के ज्यादातर कारपेंटर्स एक स्पेशल टाइप के गोंद का यूज किया करते थे, जो कि जानवरों की हड्डी और खाल से निकाले गए कोलेजन से बनाया जाता था। अब ये कुछ हद तक टिकाऊ तो होता था, लेकिन इसे बनाने और यूज करने का प्रोसेस काफी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि जितनी बार आपको इसे इस्तेमाल करना है उतनी ही बार इसे गर्म करना पड़ता था। साथ ही इसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती थी ना कि काम करना भी मुश्किल हो जाता। और फिर जो कारीगर प्योर वेजिटेरियन थे, उनके लिए जानवरों की हड्डियों से बना गोंद इस्तेमाल करना उनका धर्म भ्रष्ट करने के जैसा था। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बलवंत पारेख ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा गोंद बनाया जाए जो कि इजी टू यूज हो, स्ट्रॉन्ग हो और हाइजेनिक भी। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट पर रिसर्च करने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में बहुत बड़े फंड्स की जरूरत थी, जो कि उस टाइम बलवंत के पास में नहीं थे। लेकिन इसी बीच बलवंत पारेख की मुलाकात मोहन नाम के एक इन्वेस्टर से हुई और फिर दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद से 1950s में उन्होंने बाहर के देशों से साइकिल्स, सुपारी, केमिकल्स और डाइज इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। इस बिजनेस से उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। और फिर जल्द ही बलवंत पारेख अपनी फैमिली के साथ मुंबई के सायन इलाके में एक छोटे लेकिन कंफर्टेबल फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होती है उनकी असली कहानी। बलवंत पारेख ने केमिकल्स और डाइज के बिजनेस में गहराई से काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने जर्मनी के एक कंपनी फेडको के साथ में पार्टनरशिप कर ली।
हालांकि फेडको खुद केमिकल्स की मैन्युफैक्चरर नहीं थी, यह जर्मनी की एक बड़ी कंपनी हॉचेस्ट के लिए मिडलमैन का काम करती थी। मतलब कि हॉचेस्ट केमिकल बनाकर फेडको को देती और फिर फेडको उन्हें बलवंत पारेख को सप्लाई करता था। अब 1950s में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, इसीलिए डाइज और केमिकल्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर इसी बढ़ती डिमांड के चलते हॉचेस्ट ने इंडियन मार्केट से खूब प्रॉफिट कमाया। इस सक्सेस से इम्प्रेस होकर 1954 में हॉचेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बलवंत पारेख को जर्मनी आने का इनविटेशन दिया और फिर पारेख जर्मनी जाकर 1 महीने तक रहे और वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत गहराई से समझा। इसी टाइम उन्होंने देखा कि हॉचेस्ट एक खास किस्म का गोंद बना रही थी जिसका नाम था मोविकोल। ये ग्लू लकड़ी के कई सारी चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता था, जो कि टिकाऊ तो था ही, लेकिन इसे यूज करना भी काफी आसान था। यानी कि इसे ना तो गर्म करना पड़ता था और न ही जानवरों वाले ग्लू की तरह इसे घंटों पकाना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर बलवंत इस गोंद को भारत में इंपोर्ट करते तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसे कि गरीब कारीगर अफोर्ड नहीं कर पाते और प्रॉब्लम वही की वहीं रह जाती। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने उस सपने पर काम किया जाए जो उन्होंने कई सालों पहले देखा था, यानी कि भारत में ही खुद का ऐसा गोंद बनाना जो कि न सिर्फ किफायती हो बल्कि यहाँ के अलग अलग मौसम के लिए सुटेबल भी हो। इसी सोच के साथ उन्होंने जर्मनी में मोविकोल को बनाने के प्रोसेस को बहुत बारीकी से समझना शुरू किया और फिर भारत वापस लौटकर अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर इस तरह के ग्लू को तैयार करने में जुट गए। 1954 में उन्होंने मुंबई के जैकब सर्कल में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई और अपनी कंपनी का नाम रखा पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज। इसके बाद उन्होंने हॉचेस्ट से सीखी टेक्निक का यूज करते हुए भारत के लिए एक नया और स्वदेशी गोंद तैयार किया जिसका नाम रखा गया फेविकोल। यह नाम बेसिकली मोविकोल से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें कोल का मतलब था 2 चीजों को जोड़ने वाला। 1959 में बलवंत पारेख ने फेविकोल को मार्केट में उतारा और फिर इसी साल उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया। शुरुआत में फेविकोल को टेबल टॉप ग्लू के रूप में प्रमोट किया गया, जो कि स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन था। लेकिन ये बात लोगों को समझाना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होने लगा, क्योंकि ज्यादातर कारपेंटर्स और कारीगर ट्रेडिशनल ग्लू का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके थे और उनका मानना था कि ये नए टाइप का ग्लू उनके ट्रेडिशनल ग्लू के जितना इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी तरफ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और अमीर कस्टमर्स इंपोर्टेड एडेसिव्स को ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मानते थे और फेविकोल को एक लोकल और सस्ता प्रोडक्ट समझकर नजरअंदाज कर देते थे। अब क्योंकि पिडिलाइट के पास उस समय बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इसीलिए बड़े लेवल पर टीवी या रेडियो एड्स करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में बलवंत पारेख ने एक नया तरीका अपनाया और ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया। वह छोटे दुकानदारों और कारीगरों से पर्सनली मिले, फेविकोल के फायदे समझाए और कारपेंटर्स को इसे यूज करने के लिए अवेयर किया। साथ ही इसके छोटे छोटे पैक्स को भी लॉन्च किया गया ताकि कम से कम बजट में भी लोग इसे खरीद सके। लेकिन दोस्तों, इन सभी शुरुआती प्रयासों से भी कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया। हालांकि इसके बाद भी बलवंत पारेख ने हार नहीं मानी और उन्होंने कारपेंटर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप्स कराई। इन वर्कशॉप में उन्होंने फेविकोल का इस्तेमाल करके दिखाया और समझाया कि उनका ये ग्लू पुराने ट्रेडिशनल ग्लू से ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। फेविकोल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था, न इसे गर्म करने की जरूरत थी और न ही कोई बदबू की समस्या, और ये सिंथेटिक रेजिन से बनाया गया था जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए एक सेफ ऑप्शन था। बलवंत पारेख ने कारपेंटर्स को फेविकोल के फ्री सैंपल्स भी दिए ताकि वो खुद इसे ट्राई कर सके। और फिर जब उन्होंने इस ग्लू को ट्राई किया तो मानो हैरान ही रह गए, क्योंकि फेविकोल की स्मूथ कंसिस्टेंसी ने काम को काफी आसान बना दिया और यह सरफेस पर मक्खन की तरह ग्लाइड करता था। इस तरह से फेविकोल अब धीरे धीरे मार्केट में पॉपुलर होने लगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि फेविकोल का शुरुआती फॉर्मूला सिर्फ लकड़ी पर ठीक तरीके से काम करता था। प्लास्टिक और मेटल जैसे चिकने सरफेस पर फेविकोल फेल हो जाता था। इसके अलावा भारत में जब ज्यादा गर्मी पड़ती थी उस टाइम पर भी ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता था। ऐसे में बलवंत पारेख ने सोचा कि अगर फेविकोल को एक रिलायबल और यूनिवर्सल एडिसिव बनाना है तो उसकी स्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। और फिर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए
R&D डिपार्टमेंट की नींव रखी और उसमें काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया। उन्होंने अलग अलग कारपेंटर्स और ग्राहकों से फीडबैक लिया और फिर इन फीडबैक्स के आधार पर फेविकोल के फॉर्मूला को न केवल पहले से बेहतर बनाया बल्कि अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके कई सारे नए नए वेरिएंट्स भी डेवलप किए गए। एग्जाम्पल के लिए 1980 के टाइम जब कंपनी को शिकायत मिलने लगी कि ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से उनके गोंद की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, तो फिर पिडिलाइट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेविकोल MR लॉन्च किया, जो कि मॉइस्चर को रोककर ज्वाइंट्स को स्टेबल बनाए रखता था। इसी तरह से 1985 में कंपनी ने एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया जो था फेविक्विक। असल में उस टाइम पर कारपेंटर्स और आम लोगों को एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो कि क्विक रिजल्ट दे पाए, और फिर पिडिलाइट ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए बस एक बूंद स्लोगन के साथ में फेविक्विक को मार्केट में उतारा। Yes, sir. फेविक्विक एडहेसिव जो बूंद भर लगे चुटकी में चिपकाए। फेविक्विक की खासियत ये थी कि ये सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि प्लास्टिक, मेटल, रबर और दूसरे मटेरियल्स को भी तुरंत जोड़ देता था। और फिर आगे चलकर भी डॉक्टर फिक्सिट, एमसिल, हीटेक्स और मरीन जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, और फिर इतने सारे मार्केट डिमांड को फुलफिल करने का ही नतीजा है कि आज पिडिलाइट इंडियन एडहेसिव मार्केट का 70% से भी ज्यादा शेयर होल्ड करता है। बलवंत पारेख ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि फर्नीचर में कौन सा ग्लू लगेगा यह डिसीजन अक्सर कारपेंटर्स ही लेते हैं, इसीलिए उन्होंने आम जनता को टारगेट करने की बजाय कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर फोकस किया। इस डायरेक्ट कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने दिसंबर 2002 में फेविकोल चैंपियंस क्लब यानी कि FCC की शुरुआत की। FCC का मकसद कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को फेविकोल के अलग अलग प्रोडक्ट्स को कब, कहां और कैसे यूज करना है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना था। आज FCC के 145 शहरों में 300 से भी ज्यादा क्लब्स हैं जिनसे कि 40,000 कारपेंटर्स जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, पारेख जी ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ कारपेंटर्स तक सीमित नहीं रखा बल्कि ग्लू के छोटे पैक्स निकालकर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट से लेकर उनके आर्ट एंड क्राफ्ट तक भी अपनी एक खास जगह बना ली। इस तरह से पिडिलाइट की शानदार सक्सेस और फेविकोल की जबरदस्त पॉपुलैरिटी ने उसे इंडियन मार्केट के हर एक घर में अपनी जगह तो दिला दी, लेकिन इसके बाद कंपनी के सामने एक नई दिक्कत खड़ी हो गई, फेक प्रोडक्ट्स की। एक्चुअली मार्केट में फेविकोल जैसे दिखने वाले घटिया क्वालिटी के फेक ग्लू बिकने लगे क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ डिब्बे का डिजाइन, लोगो और ब्रांड नेम देखकर इसे खरीद लेते थे, और फिर स्कैमर्स ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। हालांकि जल्द ही पिडिलाइट ने इसे सीरियसली लिया और एक्शन में आ गई। उन्होंने फेविकोल के डिब्बों को यूनिक बनाया, अवेयरनेस कैंपेन चलाए और असली फेविकोल की पहचान जैसे लोगो, होलोग्राम और QR चेक करने के तरीके बताए। साथ ही नकली प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया और उनके ऑपरेशंस बंद कराए गए। और दोस्तों, इन सभी प्रयासों से नकली प्रोडक्ट की मार्केट कम हुई और फेविकोल पर कस्टमर्स का भरोसा वापस आ गया। और दोस्तों, पिडिलाइट ने फेविकोल को एक हाउस होल्ड नेम बनाने के लिए क्रिएटिव मार्केटिंग का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। सबसे खास बात यह है कि फेविकोल के विज्ञापनों में कभी भी बड़े सेलिब्रिटीज का सहारा नहीं लिया गया। इसके बजाय इनके एड्स में साधारण गांव का बैकग्राउंड और आम जनता जैसे रिलेटेबल कैरेक्टर्स को दिखाया गया। कई बार तो कंपनी ने अपने रियल कारपेंटर्स को भी एड कैंपेन में शामिल किया ताकि फेविकोल का जुड़ाव सीधे उन लोगों से हो सके जो कि इसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। फेविकोल की आइकॉनिक टैगलाइन दम लगा के हईशा आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में ताजा है। ये फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ है, पानी में भी नहीं टूटेगा। इसी तरह शर्मा के दुल्हनिया जैसे एड कैंपेन से कस्टमर्स फेविकोल से इमोशनली कनेक्ट हो गए। पड़ गयो नाम सरमाइन का सोफा, हाय रे सरमाइन का सोफा। फेविकोल के मार्केटिंग कैंपेन में ह्यूमर का खास रोल रहा है। फेविकोल का वो ओवर क्राउडेड बस वाला एड आपको याद है जिसमें लोग बस के अंदर और बाहर तक चिपके हुए नजर आते हैं। इस बात का यह बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मजेदार अंदाज में भी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया जा सकता है। यहाँ तक कि फ्री गिफ्ट स्टोर कैंपेन ने भी फेविकोल की ताकत को इतने क्रिएटिव तरीके से पेश किया कि यह न केवल दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहा बल्कि प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को भी बखूबी शोकेस किया।
इस सब के अलावा पिडिलाइट की एक और खास स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने अपने कंपटीशन को कभी भी पनपने नहीं दिया। जब भी कोई कंपनी फेविकोल को कॉम्पिटिट करने की ट्राई करती तो पिडिलाइट उसे एक अच्छा ऑफर देकर एक्वायर कर लेती थी। जैसे कि साल 2000 में इसने एमसिल और मिस्टर फिक्सिट को एक्वायर कर लिया, तो वहीं 2004 में रॉफ और 2010 में वुडलॉक को। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 25 जनवरी 2013 को फेविकोल मैन के नाम से फेमस बलवंत पारेख ने 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल अगर आज की बात करें तो बलवंत पारेख की विरासत को आज उनके बेटे मधुकर पारेख और अजय पारेख पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और उनके विजन और डेडिकेशन ने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आज पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स 80 से भी ज्यादा देशों में आपको मिल जाएंगे। साथ ही बांग्लादेश, ब्राजील, इजिप्ट, केन्या, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यूएसए जैसे कई सारे देशों में इसने अपनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी सेटअप कर ली है। आज पिडिलाइट फैमिली की नेटवर्थ $14.6 बिलियन है और वो फोर्ब्स इंडिया रिचेस्ट लिस्ट में 17वें नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिडिलाइट की सक्सेस ने हमें सिखाया कि मेहनत, इनोवेशन और सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कोई भी ब्रांड लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है।